हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, यूपी लेखपाल की हम लोग साथ में मिल के तैयारी कर रहे हैं, जो कि कराया जाता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो यूपी ट्रिपल एससी की जो एक खास आदत है वो आपको पता ही है कि रिपीटेड सवाल ये आपके अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और रिपीटेड सवाल का अगर मैं रेशियो अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो लगभग 60% जो क्वेश्चंस होते हैं यूपी ट्रिपल एससी में वो रिपीटेड ही वो पूछता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे उसको ये देखना है कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा कितने ज़्यादा यहाँ पे आपको डीप नॉलेज है। तो उसके जितने रिपीटेड सवाल है वो उन सब के बारे में ही है, तो इसलिए वो रिपीटेड को ही ज़्यादातर प्रेफर करता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग ये क्विज शुरू करने जा रहे हैं। क्विज का मैं आपको एक बार फिर से नियम बता देता हूँ कि अगर आपने बताया सही सवाल सही जवाब तो आपको मिलेगा +1, और अगर गलत कर दिया तो आपको करना पड़ेगा -1। तो देखिए एक चीज़ और, हमेशा लाइव जुड़ने की कोशिश किया कीजिए, ताकि वहाँ पे कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, तो आप तुरंत पूछ भी सकते हो। ये भी आपके लिए सुविधा होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट यूपी लेखपाल की तैयारी। पहला सवाल, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए थे, राइट। तो अब आपको ये देखना है सबसे पहले कॉमन सेंस के जरिए कि यहाँ पे कौन सा आंसर आपके लिए सही हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद भी एक है जो यहाँ पे बहुत फेमस पार्क है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर है डी, यानी कि मेरठ। तो मेरठ में जो है आपका वो है विक्टोरिया पार्क, जिसे जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वहीं अगर इलाहाबाद की आपसे बात की जाए, तो इलाहाबाद में जो बहुत फेमस पार्क है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कंपनी बाग। ठीक है, तो कंपनी बाग हो गया आपका कहाँ पर? इलाहाबाद में। और इसी कंपनी बाग को हम लोग कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। अब ये आपकी हो गई जानकारियां दो, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अब उन्हें अलग कैसे किया जाए? बहुत ही कह सकते हैं देसी तरीका है इसका। पहले फटाफट खुद से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन दिया था ए या सी में से, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन होगा सही सी, क्योंकि जब बाहरी ग्लास को आप गर्म पानी में डाल दोगे तो अंदर का जो वैक्यूम था, क्या था आपका? निर्वात। ठीक है, तो अंदर का जो वैक्यूम है आपका, वो गर्म पानी बाहर डालने की वजह से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और उसकी वजह से जो ये दोनों कांच हैं आपस में क्या हो जाएंगे? आपके अलग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया कि जो आपस में चिपके हैं वो किसके कारण चिपके हैं? वो वैक्यूम यानी निर्वात के कारण चिपके हुए हैं। चलिए ये भी अगर आपका यहाँ पे एक नया टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया था डी, यानी कि अजमेर, तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए ये थोड़ा टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है आपका, तो साथ में अगर लाइव में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। ठीक है, तो अजमेर अगर आपने लगाया था तो आपको मिल जाएगा +1, वरना आपको मिलेगा -1। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, थॉमस रो के अलावा एक और व्यक्ति आया था, क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था उसका? विलियम हॉकिंस। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आपके आए थे 1609 में, और वहीं थॉमस रो आए थे 1615 में। अब देखो यहाँ से एक सवाल और बना, पहले कौन आया? विलियम हॉकिंस। दूसरी बार में कौन आया? थॉमस रो आए थे, और ये कहाँ पे आके मिले थे उनसे? अजमेर में आकर मिले थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा।
एंड टाइम अप। तो देखिए अगर आपने बताया डी यानी ऑस्ट्रेलिया, तब तो आपको मिलता है +1, वरना आपका हो जाएगा -1। तो यहाँ बात किसकी की गई है? यूरेनियम की। तो पूरे दुनिया में कह सकते हैं सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ने बारे में पूछ लिया कि भारत के बारे में बता दो जरा, तो भारत में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका जो भंडार है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हो गया आपका? आंध्र प्रदेश में। और वहीं अगर दुनिया में पहले स्थान पर अगर ऑस्ट्रेलिया है ना, तो दूसरे स्थान पे है कनाडा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया में सबसे ज़्यादा भंडार है आपका प्राकृतिक गैस का। ठीक है, अब चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? ठीक है, कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, चाहिए तो आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 10 सेकेंड में। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन दिया था बी यानी कि सोन नदी, तो सोन नदी कभी भी यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो आपको मिलेगा +1, वरना अपनी कॉपी में कर लेना -1। ठीक है, चलिए अब देखो कौन कौन सी नदियाँ यमुना में मिलती हैं फिर। तो केन हो गया, बेतवा हो गया और चंबल नदी। अब ये हमारा एक क्वेश्चन टॉपिक तैयार भी हो गया। ठीक है, अच्छा वहीं अगर आपसे बात की जाए सोन नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि इस तरीके के सवाल भी आते हैं, तो अमरकंटक प्लेटू से निकलती है। और अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी भी आप इसको स्क्रीनशॉट में रख लेंगे। चलिए तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। ये जो सी ऑप्शन लिखा है इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। अब बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी, तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश बिहार में ही आपकी कौन सी परियोजना है? गंडक परियोजना। तो यानी इन्हीं दो प्रदेशों में गंडक नदी का यहाँ पे बहाव माना जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे गंडक परियोजना किसके बीच में? उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग चीज़ है कि ये नेपाल से होकर गुजरती है। अब यहीं से आपके लिए सवाल बनता है कि ऐसी कौन सी भारत में नदी है जो कि गंगा में मिलने से पहले किसी और देश में उसका उद्गम स्थल है? तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? गंडक नदी। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? फटाफट बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए अगर आपने बताया था बी यानी कि शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के द्वारा मापांकन का मतलब भूमि को नापने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई थी उसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था उसका? गज ए सिकंदरी नाम की यहाँ पे व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा शुरू की गई? शेरशाह के द्वारा। वहीं अकबर के द्वारा जो भूमि से जुड़ी हुई व्यवस्था थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मनसबदारी व्यवस्था। ठीक है, अब ये दोनों हो गए आपके नोट्स, इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। शहद का प्रमुख घटक या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? फटाफट बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रक्टोज, तो आपको मिलेगा +1, वरना कर लीजिएगा -1। अब देखो शहद मतलब क्या हुआ कि शहद जैसी कोई भी चीज़ हो वो आपकी या तो फ्रूट से बन रही है या फिर आपका फूल से बन रही है। तो फल हो चाहे फूल हो उसमें मुख्यतः क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। पहला पॉइंट हमें मिला। ठीक है, और वहीं माल्टोज, ये माल्टोज आपका अधिकतर कहाँ मिलता है?
कॉर्न मक्के में मिलता है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए शहद के बारे में, तो शहद क्यों इतना फेमस है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाना। इनमें से कौन भूटान का वर्तमान राजा है, फटाफट बताइए 10 सेकेंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी यानी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तब आपको मिलता है +1, वरना अपनी कॉपी में करना या कमेंट बॉक्स में कर लेना -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इनका नाम लिया जाए तो भूटान के राजा हैं ये, ठीक है। और भूटान कह सकते हैं इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन निगेटिव है आपका, ठीक है। कार्बन इमिशन वहाँ पे क्या है आपका, निगेटिव है। मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है या फिर न्यूनतम स्तर पे है, ठीक है। और वहीं अगर भूटान की आपसे बात की जाए तो ये टूरिस्टों से अलग से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फीस भी लेता है। ये कुछ ऐसे देशों में से है जो एनवायरनमेंट के लिए भी क्या किस पे फीस ले रहे हैं, टूरिस्टों के ऊपर फीस लगाते हैं। चलिए ये 2 पॉइंट अब आप यहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, इसका अर्थ क्या होता है, कैवल्य का अर्थ पूछा गया। 10 सेकंड बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए केवल्य के बारे में, पूछा क्या गया है, केवल्य का अर्थ क्या है। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या फिर अपने मन को कंट्रोल करना, तो आपको मिलेगा +1, वरना कर लीजिएगा -1। इसी केवल्य को आप मोक्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मोक्ष हो गया या फिर कैवल्य हो गया या फिर निर्वाणा हो गया। निर्वाणा किस में कहते हैं, बुद्धिज्म में कहते हैं। तो ये 3 शब्द भी आपके किससे मिलके हो गए, आपके कैवल्य, निर्वाणा और मोक्ष एक दूसरे के क्या हो गए, आपके यहाँ पे समान अर्थ वाले हो गए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हम लोगों को 2 नए पॉइंट और मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द का जनक कौन है। बहुत ही ईजी है, जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। एक चीज़ और, कभी भी रुका नहीं जाता है आंसर देने के लिए, ठीक है। तभी आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं खुद से, राइट। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर डी यानी कामिमीर फंक, तब तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर, वरना अपना कर लेना -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर विटामिन की बात की जाए तो यहाँ पे खोज किसने की है, फंक के द्वारा की गई। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किस चीज़ की खोज की गई थी, पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और यही पेनिसिलिन इस समय आपकी सबसे ज़्यादा किससे बनाई जाती है, तो फंगस यानी कवक से बनाई जाती है, ठीक है। और वहीं अगर रॉबर्ट कोच की अगर मैं बात कर लूँ तो रॉबर्ट कोच ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसके लिए किया था, एंथ्रेक्स और टीबी के ऊपर, ठीक है। अब ये जानकारी नोट कर लीजिए कि टीबी और एंथ्रेक्स के लिए कौन जाने जाते हैं, रॉबर्ट कोच, और पेनिसिलिन के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके वहीं पे देखिए इसमें क्या लिखा है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। धार्मिक नीति एक अकबर ने यहाँ पे जारी की थी, उसकी आलोचना किसने की थी, पहले खुद से बताइए यहाँ पे आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है, फिर हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर सी यानी बदौनी, तो बदौनी के द्वारा यहाँ पे धार्मिक नीति की आलोचना की गई थी। और ये धार्मिक नीति क्या थी, दीन ए इलाही,
दीन इलाही का क्या मतलब था कि ऐसा धर्म, ऐसी आपकी संस्थान जहाँ पे हर एक धर्म से कुछ ना कुछ अच्छाइयों को लेकर के उसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसे 1582 में शुरू किया गया। वहीं बदायूं जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे इस्लाम को क्या होगा, यहाँ पे धक्का पहुंचेगा। ठीक है, और वहीं अगर सपोर्ट की बात की जाए तो किसने किया था, फैजी अबुल फजल, और इसके अलावा एक और नाम याद रख लीजिए यहाँ पे, बीरबल का। ठीक है, तो बीरबल के द्वारा, अबू फजल और फैजी के द्वारा इसका सपोर्ट किया गया और बदायूनी के द्वारा इसका अपोज यानी आलोचना की गई। चलिए ये सारी जानकारी को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, पहले खुद से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाया ए यानी हम्पी, हम्पी कहाँ पर है आपका, कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में जो मंदिर है उसका नाम क्या है, विरूपाक्ष मंदिर, और इसे आपका बनवाया किसने था, इसको बनवाया था चालुक्याज ने। ठीक है, चालुक्याज ने विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। और वहीं इसके अलावा एक और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है आपका बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका बनवाया गया था चोला के द्वारा यानी राजा प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था। फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका जवाब। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। एंड टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी तो आपको मिलता है +1, वरना अपने लिए कर लीजिएगा -1। तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा चोल झील का निर्माण कराया गया, किस चीज के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, और वहीं राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसके अलावा चोल गंगम नामक झील का भी आपका क्या कराया गया था, तालाब का भी निर्माण कराया गया था। ठीक है, गंगम का निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अब ये जानकारी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, उसमें कौन से सबसे नया देश शामिल हुआ था। फटाफट बताइए, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी यानी साउथ सूडान, तो साउथ सूडान अगर आपने लगाया तो आपको मिल जाएगा +1, वरना कर लीजिएगा -1। तो साउथ सूडान आपका बना ही साल 2011 में था, तो 2016 में पहली बार इसने ओलंपिक्स में भाग लिया था। अब अगर मान लो ये पूछ लिया जाए 2020 के जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होने जा रहे थे, तो इसका जवाब हो जाएगा टोक्यो, जापान में। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लो कि ओलंपिक्स हमेशा 4 वर्ष के पश्चात ही मूलतः होते ही होते हैं। ठीक है, तो वहीं 2016 का कहाँ पे हुआ था आपका, रियो, ब्राजील में। चलिए काफ़ी जानकारी हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण होना था, कब शुरू किया गया था। थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, कंसेप्चुअली सोचोगे, जवाब अपने आप मिलते। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ रटी हुई हो, आप खुद से कॉमन सेंस से भी सवाल कर सकते हो। वहीं यहाँ हम लोग कोशिश भी करेंगे। एंड टाइम अप। तो देखो सिंपल सी बात है कि अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई भी योजना शुरू हुई है तो या तो वो अटल बिहारी जी के नाम से है या फिर गांधी जी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे एक ही डेट है जो गांधी जुड़ी है, वो कौन सी थी, 2 अक्टूबर 2014। मिल गया, नहीं मिल गया आंसर हमें। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान में जहाँ पे शौचालय का निर्माण और ओपन डेफिकेशन फ्री, इसे ODF कहा जाता है, ये शब्द बड़ा यूज होता है, इसको नोट कर लेना। तो ये आपके कब से स्टार्ट हुआ, 2014 से लेकर के, और इसे खत्म कब तक होना था, 2019 तक 100% ODF का यहाँ पे टारगेट अचीव करना था, यानी आपके अधिकतर जगहों पे शौचालय का निर्माण किया जाना था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट
किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग साथ में इसको डिस्कस करते हैं। चलिए टाइम अप। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर आपने बताया था मेक इन इंडिया मिशन, तो आपको मिलेगा +1, वरना कर लीजिएगा माइनस में। ठीक है, अब देखो मेक इन इंडिया कब आपका शुरू हुआ था, तो 2014 में शुरू हुआ था, जिसमें जीरो डिफेक्ट का मतलब हाई क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग यानी अच्छी उत्पादकता को यहाँ पे बनाया जाए, और जीरो इफेक्ट का मतलब उस पर वातावरण का कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये हुआ इसका मतलब जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का। ठीक है, अभी भी ना समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। ठीक है, चलिए अब वहीं अगर देखो तो बाकी 3 योजनाएं, अब इन्हें याद करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये तीनों योजनाएं शुरू की गई थी 2015 में। ठीक है, लेकिन कई बार डेट भी पूछ लेते हैं, तो डिजिटल इंडिया आपकी कब शुरू हुई है, ये शुरू हुई थी 1 जुलाई को। प्रधानमंत्री आवास योजना ये शुरू हुई थी आपकी 25 जून को, और वहीं स्किल इंडिया मिशन ये शुरू हुआ था आपका 15 जुलाई को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा, और फिर इसको देखते रहना कभी ना कभी जब मन करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं, ये किसने कहा होगा। ध्यान से देखना, अपने आप जवाब मिल जाएगा। चलिए टाइम अप। तो देखो यहाँ पे अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए, तब तो आपको एग्जाम में भी +1 मिल जाएगा, वरना आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कृषि महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उन्होंने ये लाइन कही थी, इतना क्लियर है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। इसके अलावा IIT और IIM जैसे कॉलेज यानी इंस्टीट्यूट भी प्रारंभ किए गए। और वहीं अगर बात कर ली जाए लाल बहादुर शास्त्री की, तो इन्होंने बड़ा ही एक फेमस नारा दिया था। कौन सा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना प्यारा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और, अब मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता था, ठीक है, तो मुझे बताओ सिकंदर बख्त और जगजीवन का नाम नहीं सुना तो हमें सुनना भी नहीं था। ठीक, अब वहीं देखो तो ध्यान से 2 ही ऑप्शन तो बचे थे, और वहीं अगर आप देखो तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने, नेहरू, तो उन्होंने ही तो कृषि के ऊपर कार्य किया होगा। अब मेरे ख्याल से आपको जवाब भी मिल गया होगा, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी, तब तो आपका यहाँ पे सही हो गया, तो इसके लिए मिल जाएगा आपको +1। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। सिल्वर रेवोल्यूशन हो या कोई भी रेवोल्यूशन हो, अधिकतर खाने पीने से जुड़ा है। मैंने कहा अधिकतर, सब नहीं। ठीक है, तो चांदी गलत हो गया, कपास गलत हो गया, और पेयजल गलत हो गया। क्या बचा था, अंडा और चिकन। ठीक है, नहीं खाते हो कोई बात नहीं। ठीक है, वहीं अगर देखो तो एक और रिवोल्यूशन है जो बहुत फेमस है और अलग है, कौन सा, ब्राउन रिवोल्यूशन। तो ब्राउन रिवोल्यूशन आपका संबंधित है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, और अगर ये नया क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप टिक कर लोगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, यही जो हम लोग खाद उपयोग करते हैं, जो गाय भैंस से जो हमें गोबर मिलता है उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जो बायो से नहीं है, लेकिन ट्राई करोगे अपने आप आपको सवाल आने लग जाएंगे। चलिए टाइम अप। तो आज के आखिरी सवाल का आखिरी आंसर है वर्तिकाग्र। ठीक है, केसर इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको सैफरन कहा जाता है। तो सैफरन जो है आपका कहाँ से प्राप्त होता है, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टिग्मा। मतलब क्या हुआ, ये एक मादा या फिर कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव
पार्ट है, ठीक है। तो मादा से संबंधित है आपका कौन सा, वर्तिकाग्र, जिससे आपको क्या मिलता है, सैफरन मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आज हम लोगों ने 20 सवाल किए हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, ताकि जो भी आपके जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग साथ में डिस्कस कर सकें। तो इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।